दोस्तों, किसी किसी के जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको सुनकर पत्थर दिल इंसान भी द्रवित हो जाता है। लेकिन जिसके साथ ये घटना होती है उस पर क्या बीत रही है यह वही बता सकता है। ऐसी ही एक घटना एक लड़की के साथ हो जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक उस लड़की के सामने एक ऐसा लड़का आ जाता है जो उसे फिर जीने की उम्मीद जगा देता है। लेकिन वो लड़की यह जानते हुए भी कि वो लड़का मुझे दिलो जान से चाहता है, इसके बाद भी वो उससे दूर रहना चाहती है क्योंकि उसके सामने कोई और भी होता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, 11 मार्च 2021 को सीमा शादी के बाद खुशियों का अरमान लेकर के अपने पति के घर आ जाती है। सीमा अपने पति और सास के साथ खुश थी। सीमा का पति कोई सरकारी नौकरी या बिजनेस तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पति के पास बाप दादा की इतनी खेती बाड़ी थी कि उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के 4 माह बाद सीमा का पति सड़क के किनारे कुछ जमीन के मुकदमे की तारीख देखने शहर जाता है और वहां से वह लौट रहा था कि रास्ते में बरसात होने लगती है, जिससे बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर के बरसात के रुकने का इंतजार करने लगता है। तभी तेज चमक के साथ आकाशीय बिजली उस पेड़ पर गिरती है, जिससे सीमा के पति का घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इस घटना के बाद सीमा का सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, पति के मौत के बाद सीमा तो जैसे एकदम बुत हो जाती है। सीमा हमेशा उदास परेशान रहने लगती है, जबकि सीमा की सास अपने बेटे के खोने के गम में जी ही रही थी। साथ ही साथ वो सीमा को लेकर भी काफ़ी परेशान रहती कि इतनी कम उम्र में विधवा होने के बाद सीमा अकेले कैसी ज़िंदगी काटेगी। जब भी सीमा को उसकी सास देखती, यही मन ही मन सोचती कि अकेले इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे काटेगी। उन्हें हमेशा सीमा की चिंता सता रही थी। समय आगे बढ़ रहा था और सीमा के पति के मौत का 1 बरस बीत गया, लेकिन सीमा को यह 1 बरस 1000 बरस से कम नहीं लग रहा था। 25 जुलाई 2022 को सावन का महीना होता है, जिसमें मनमास लगा होता है। इसलिए गांव की महिलाएं और पुरुष सावन का मनमास का महीना होने के नाते सभी लोग भगवान शिव के मंदिर पर जल चढ़ाने जाने लगते हैं। यह देख करके उसकी सास 3 दिन बाद जब सोमवार का दिन होता है तो अपनी बहू सीमा से वह कहती हैं कि बहू, चलो हम लोग भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं। लेकिन सीमा कहती है कि नहीं मम्मी, आप जाइए, मेरा मन नहीं कह रहा है। सीमा की सास जब कई बार सीमा से कहती हैं तो वह तैयार हो जाती है। घर से करीब 6 किलोमीटर दूर भगवान शिव के एक मंदिर पर सीमा और सीमा की सास जल चढ़ाने के लिए एक ऑटो पकड़ते हैं और वहाँ के लिए चल देते हैं। ऑटो से उतरने के बाद सीमा और सीमा की सास इस पटरी से मंदिर की तरफ जब जा रहे होते हैं, तभी सामने से एक युवक बुलेट लेकर के गुजर रहा होता है, जिसके चपेट में सीमा और सीमा की सास आ जाती हैं। सीमा तो जैसे तैसे संभल जाती है, लेकिन सीमा की सास जमीन पर गिर जाती हैं और पूजा का जो सामान लाई होती हैं उनके हाथ से दूर चला जाता है। सब फूल और पत्ता सब जमीन पर बिखर जाता है। यह देख करके सीमा बहुत क्रोधित होती है और
बुलेट पर बैठे युवक के पास वह जा कर के पहुँचती है और उस पर वह हाथ छोड़ देती है। लेकिन उसका हाथ जब तक उस युवक के गाल पर पड़े तब तक वह अपने हाथ को रोक लेती है और कहती है, दिखाई नहीं देता, आंख बंद करके गाड़ी चलाते हो। इस दौरान वह युवक सीमा को बहुत ध्यान से देखता है और सीमा भी उस युवक पर हाथ तान करके ऐसे खड़ी होकर के उसे देखती है। इसके बाद वह युवक बुलेट से उतरता है और जल्दी जल्दी में सीमा की सास के पास पहुंचता है और उन्हें उठाते हुए कहता है कि आंटी कहीं चोट तो नहीं लगी। जिस पर वह कहती हैं कि नहीं बेटा, भोले बाबा की कृपा से मैं बाल बाल बच गई, बस यही फूल और जो पत्ता था बेल का यह सब बिखर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मंदिर पर जाकर के मैं दूसरा ले लूँगी। इस दौरान सीमा भी अपनी सास के पास पहुंच जाती है और उनके हाथ पैर को निहारते हुए पूछती है कि मम्मी कहीं चोट तो नहीं लगी। वह कहती हैं कि नहीं बेटा, मैं बाल बाल बच गई और भोले भंडारी की कृपा है कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी। फिर इसके बाद सीमा और सीमा की सास वहाँ से शिव मंदिर की तरफ दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वह युवक सीमा और सीमा की सास को वहाँ से जाते हुए देखता रहता है। जब तक वो दोनों उस युवक को दिखाई देती हैं तब तक वह वहीं खड़ा होकर के उन दोनों को, खासकर सीमा को, वह देख रहा होता है। इसके बाद वह युवक अपनी बुलेट पर आकर के बैठता है और वहाँ से वह आगे बढ़ जाता है। दरअसल वह युवक 28 वर्षीय दीपक होता है, जिसके माता पिता मुंबई में रहते हैं और दीपक भी कुछ दिनों के लिए अपनी दादी दादा के पास घूमने गांव आया होता है। दीपक के पिता बहुत बड़े बिल्डर होते हैं। सीमा से दीपक की ये मुलाकात दीपक को बेचैन कर देती है। सीमा की वो खूबसूरती, वो तेवर और उसके तन पर सफ़ेद कपड़ा दीपक को अंदर तक झकझोर देती है। दीपक उससे फिर मिलना चाहता है, उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन दीपक सीमा से कैसे मिले, ना तो उसके गांव का उसे पता मालूम था, ना तो उसके घर का। दीपक उस रात सो नहीं पाता है और उसके ख्यालों में बस सीमा होती है। अगले दिन दीपक उस जगह पर समय से पहले वहां पहुंच जाता है और सीमा का वह इंतज़ार करने लगता है। लेकिन जब 10 बजे तक दीपक सीमा को वहां नहीं देखता, फिर वह यह सोचता है कि कल कौन सा दिन था, तो वह यह पाता है कि कल सोमवार का दिन था। फिर वह अगले सोमवार को वहां सीमा की तलाश में पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन भी उसे सीमा वहां नहीं मिलती। इसके बाद अगले सोमवार को भी दीपक वहां जाता है और सीमा को वह ढूंढता है, लेकिन उसे उस दिन भी सीमा नहीं मिलती है। इसके बाद मनमास का जो महीना होता है, सावन, वह खत्म हो जाता है। दीपक की जो ख्वाहिश होती है सीमा को देखने और उससे मिलने की, वह पूरी नहीं हो पाती है। इसके बाद दीपक आसपास के जो मार्केट होते वहाँ भी वह आता जाता और उसकी निगाह बस सीमा को ढूंढती। दीपक 20 दिन की छुट्टी पर मुंबई से घर आया था, लेकिन सीमा के चलते वह 40 दिन घर पे रुक जाता है और सीमा से उसकी मिलने की तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है। फिर वह 5 दिन बाद मुंबई चला जाता है और मुंबई पहुंचने के बाद भी उसके ख्यालों में बस सीमा होती है। जब भी कोई सुंदर लड़की वह मुंबई में देखता तो उसमें वह सीमा को ढूंढता। सीमा के ख्यालों में ही दीपक खोया रहता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसके 7-8 महीने बाद दीपक के दादा और उसकी दादी दीपक से फिर गांव आने के लिए कहते हैं कि बेटा, 8 महीना हो गया, फिर आके घर घूम जाओ, हम लोगों को तुम्हारी मोह लग रही है, तुम्हारी याद आ रही है, तुम घर चले आओ और इसी बहाने तुम्हारी बुआ की लड़की की शादी है, वहाँ भी चले जाना और हम लोगों से मिल भी लेना।
दीपक इतनी जल्दी मुंबई से गांव आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन यह सोच कर के फिर वह अपनी दादा और दादी के बातों को मान जाता है कि गांव पहुंचने के बाद हो सकता है सीमा से फिर कहीं मुलाकात हो जाए। इसके 1 महीने के बाद 1 मार्च को दीपक गांव आ जाता है और इसके 2 दिन बाद वह अपनी बुआ के यहाँ साड़ी कपड़ा और मिठाई सब लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वह पहुँचता है तो उसकी बुआ जब दीपक को देखती हैं तो अब बहुत खुश होती हैं और दीपक को वह अपने हाथ से ला कर के पानी पिलाती हैं। उसके पास बैठ कर के मम्मी पापा भैया भाभी और सब लोगों का हाल चाल पूछती हैं। दीपक पानी पी रहा होता है, तभी घर के अंदर से सीमा निकलती है। सीमा को जब दीपक देखता है तो वह अवाक रह जाता है। उसकी नज़र सीमा पर ठहर जाती है। सीमा दीपक की बुआ के करीब आती है और कहती है, बुआ जी ये जग ले जाऊं? तो वह कहती हैं कि हाँ जग भी ले जाओ और गिलास भी ले जाओ। इसके बाद सीमा घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर से सीमा की सास निकलती हैं। दीपक उन्हें देखता है तो दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्ते करता है और अपने बगल खाली कुर्सी पर उन्हें आकर के बैठने के लिए कहता है। बैठने के बाद दीपक उनसे पूछता है कि आंटी आप मुझे पहचान रही हैं? तो वह कहती हैं हाँ बेटा पहचान रही हूँ, तुमने ही तो अपनी गाड़ी से मुझे गिराया था। इसके बाद दीपक उनसे पूछता है कि आंटी और क्या हालचाल है? तो वह कहती हैं कि ठीक है बेटा, और तुम बताओ तुम कैसे हो? यह सब बातें चल ही रही थी, तभी सीमा दीपक के लिए चाय और नमकीन लेकर के आती है। फिर दीपक और दीपक की बुआ और सीमा की सास तीनों बैठ कर के साथ चाय पीते हैं। दीपक जब भी सीमा को देखता वह सीमा को सर से पांव तक निहारता। दीपक सीमा को वहाँ पाने के बाद उसे लगता कि उसे क्या मिल गया है। दीपक कहीं भी रहता उसकी निगाह सीमा पर रहती। दीपक सीमा से बात करना चाहता है लेकिन सीमा उससे बात नहीं करती, इसलिए दीपक की भी हिम्मत नहीं होती कि वह सीमा से बात करे। लेकिन सीमा जब किसी से बात करती तो वह उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और सीमा की बातें उसे किसी शहद से कम नहीं लगती। फिर रात होता है और रात को सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होता है और आज ही दीपक की बुआ की लड़की की शादी का दिन होता है, इसलिए सुबह से ही घर में भाग दौड़ तेज हो जाती है। सीमा सबको चाय पानी देने के बाद दीपक के पास चाय और पानी लेकर के आती है तो दीपक देखता है कि सीमा के एक कान में बाली नहीं है। फिर वह सीमा से पूछता है कि आपकी एक कान की बाली कहाँ खो गई? यह सुनते ही सीमा अपने कान पर हाथ ले जाती है और देखती है कि एक कान में बाली नहीं है। तो दीपक कहता है कि आप रुकिए, मैं आपकी बाली लेकर के आता हूँ। फिर वह अपने कमरे में जाता है और बाली लेकर के आता है और सीमा को दे देता है। सीमा बाली पाने के बाद वह अपने कान में पहनने लगती है, लेकिन उसका हुक वह नहीं लगा पाती है। जिस पर दीपक कहता है कि मैं लगा दूं, तो सीमा कहती है कि नहीं, मैं लगवा लूँगी। इसके बाद दीपक कहता है कि आप मुझसे आज भी नाराज़ हैं। तो सीमा कहती है कि अगर मैं नाराज़ भी हूँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यह कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दीपक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आपको कैसे बताएं कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर शादी का दिन होने के नाते हर जगह सरगर्मी बढ़ी हुई होती है, हर कोई अपने अपने काम में लगा होता है। शाम को द्वार पूजा के पहले सारी महिलाएं सज धज कर तैयार होने लगती हैं और सीमा सुबह पहनी साड़ी में ही घर के काम में लगी होती है। तभी दीपक सीमा के पास पहुंच जाता है और सीमा से कहता है कि आप भी दूसरी साड़ी में तैयार हो जाइए। सीमा इसका कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन कुछ पल
दीपक को ध्यान से देखती है। रात के करीब 10 बजे द्वार पूजा के लिए सारे बारातियों को बुलाया जाता है और द्वार पूजा होने के बाद दीपक बारातियों को पूछ पूछ कर ले जा कर के खाना खिलाता है, लेकिन उसकी नज़र रह रह कर के सीमा को ढूंढती रहती है। रात के करीब 12 बजे दीपक सीमा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और सीमा से कहता है कि आप कब खाना खाएंगी। सीमा कहती है कि अभी मम्मी के साथ मैं खाना खा लूँगी। लेकिन सीमा जब वहाँ से खाना ला रही होती है तो दीपक की नज़र उस पर नहीं पड़ती है। दीपक सीमा का इंतज़ार कर रहा होता है और सीमा का इंतज़ार करते करते वह बिना खाना खाए ही सो जाता है। शादी होने के बाद सुबह शुभ मुहूर्त के चलते दिन निकलने से पहले लड़की की विदाई हो जाती है और लड़की की विदाई होने के बाद परिवार के सभी सदस्य चाय पानी एक साथ बैठ कर के पी रहे होते हैं। इसी दौरान दीपक की बुआ दीपक से पूछती हैं कि बेटा खाना खाए, खाना कैसा लगा, हलवाई ने ठीक बनाया था। तो दीपक कहता है कि बुआ जी मैं तो खाया ही नहीं, इसलिए मैं क्या बताऊं कि कैसा खाना था। जिस पर दीपक की बुआ परेशान होते हुए दीपक से कहती हैं कि क्यों नहीं आप खाना खाए। तो दीपक कहता है कि बुआ जी बारातियों को खिलाते खिलाते मैं सोचा कि अभी खा लूँगा, फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जिस पर वह अपने पति पर नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि उन्हें भी यह नहीं पता रहता कि कौन खाना खाया कौन नहीं खाया, कम से कम एक बार पूछ ले। इसके बाद दीपक नहाने चला जाता है और नहाने के बाद वह ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ वह दूसरा पैंट शर्ट पहनने के बाद नीचे आने के लिए वह जैसे कमरे से बाहर निकलता है तभी वहाँ सीमा चाय, नमकीन, पकौड़ी और मीठा लेकर के पहुँच जाती है। वह सोफे के सामने मेज पर यह सब रखने के बाद दीपक से कहती है कि आइए चाय पी लीजिए। दीपक फिर बैठ कर के वहाँ चाय पीने लगता है। तभी सीमा दीपक से पूछती है कि रात को आप खाना क्यों नहीं खाए। जिस पर दीपक सीमा से कहता है कि आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने नहीं खाया। सीमा कहती है कि मान लीजिए मैं यहाँ आपको नहीं पूछी इसलिए आप नहीं खाए, लेकिन घर पे कौन आपको पूछता है। तो दीपक कहता है कि गांव पे दादी पूछती हैं और मुंबई में मम्मी पूछती हैं। यह सुनने के बाद सीमा दीपक से पूछती है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कहीं शादी की बात चल रही है। तो दीपक कहता है कि फ़िलहाल अभी कहीं नहीं बात चल रही है, हाँ मैंने लड़की ज़रूर देख लिया है। तो सीमा कहती है कि कैसी है लड़की। तो दीपक कहता है कि बिल्कुल आपके जैसी हैं, लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा नहीं कि वो मुझसे शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। तो सीमा कहती है कि अगर वो नहीं करेंगी तो आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लीजिए। जिस पर दीपक कहता है कि मुझे तो बस उन्हीं से शादी करना है। यह सुनने के बाद सीमा कहती है कि वो लड़की यहाँ की है या मुंबई की है। तो दीपक कहता है कि नहीं वो लड़की यहीं की है। तो सीमा कहती है कि आप बताइए मैं उस लड़की से बात कर लूँगी। तो दीपक कहता है कि ठीक है आपको बता देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले मम्मी पापा को उन्हें दिखा दूँ, वो उन्हें पसंद कर लें, फिर इसके बाद आपको बताएंगे। यह सब बातें चल ही रहा था तभी सीमा को दीपक की बुआ बुलाती हैं और सीमा वहाँ से चली जाती है। परिवार के सदस्य रात भर जगे होने के नाते खाना खाने के बाद दोपहर में सो जाते हैं। इसी दौरान दोपहर में सीमा को उल्टी होने लगती है और देखते ही देखते सीमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। यह सब देख करके दीपक की बुआ परेशान हो जाती हैं और दीपक से कहती हैं कि बेटा तुम सीमा को ले जा करके डॉक्टर को दिखाओ। इसके बाद दीपक सीमा को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर सीमा को कई बोतल ग्लूकोज चढ़ाते हैं और दीपक को इस दौरान डॉक्टर
इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल करके पिलाने के लिए कहते हैं। दीपक सीमा के बगल बैठ करके थोड़ी थोड़ी देर पर इलेक्ट्रॉल पाउडर का घोल पिला रहा था और उधर ग्लूकोज भी चढ़ रहा था। करीब 2 घंटे के बाद सीमा पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो दीपक डॉक्टर से पैसा पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि 1600 रुपये हुए। फिर दीपक वो पैसा देता है और सीमा को लेकर के वहाँ से घर आने लगता है। घर जब सीमा को लेकर के दीपक आ रहा था तो वह सीमा से कहता है कि आप कुछ खाएंगी, तो सीमा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप घर चलिए। फिर कुछ देर के बाद सीमा को लेकर के दीपक घर आ जाता है। अगले दिन दीपक जब घर आने के लिए तैयार हो रहा था तो दीपक की बुआ दीपक से कहती हैं कि बेटा मामी और भाभी को भी ले जा करके उनके घर छोड़ देना। दीपक कहता है कि ठीक बुआ जी। इसके बाद सीमा और सीमा की सास भी तैयार हो जाती हैं, जिन्हें बुलेट पर बैठा करके दीपक उनके घर ला करके छोड़ देता है। फिर वह वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद दीपक के ख्यालों में बस सीमा होती है। दीपक हर पल सीमा से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। फिर वह सोचता है कि आज के 12-13 दिन बाद होली है, होली के दिन जा कर के फिर मिलाऊंगा। और फिर वह होली का बेताबी से इंतज़ार करने लगता है। होली के दिन वह बहुत खुश होता है और वह सीमा के घर सुबह 11 बजे ही पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद सीमा की सास को दीपक अबीर लगाता है और उनका पैर छूता है, जिस पर सीमा की सास दीपक को कहती हैं कि बेटा खुश रहो। इसके बाद दीपक सीमा के माथे पर अबीर लगाता है और सीमा को होली की शुभकामनाएं देता है। इस दौरान सीमा दीपक की आंखों में आंखें डालकर देखती है और दीपक भी सीमा की आंखों में आंखें डालकर गौर से उसे देखता है। सीमा इसके बाद घर के अंदर चली जाती है तो सीमा की सास दीपक के लिए पानी और गुजिया लाने के लिए कहती हैं। फिर सीमा पानी और खाने पीने का सामान लेकर के आकर के देती है और फिर वह अंदर चली जाती है। दीपक गुजिया खा रहा था, पानी पी रहा था, लेकिन उसकी निगाह सीमा को ढूंढ रही थी, पर सीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी। दीपक जब वहां से आने लगता है तो सीमा की सास दीपक से कहती हैं कि बेटा 3-4 दिन बाद आना, सीमा का 4-5 महीने का पेंशन का पैसा आया है और सीमा को ले जा कर के बैंक पर उसे निकलवा देना। तो दीपक कहता है कि ठीक है मम्मी, 4-5 दिन बाद आ जाऊंगा और सीमा को ले जा कर के बैंक से पैसा निकलवा दूंगा। इसके बाद दीपक वहाँ से चला जाता है। दीपक घर पहुँचने के बाद फिर वह 3-4 दिन का इंतज़ार करने लगता है और जैसे 3 दिन बीतता है वह चौथे दिन सीमा के घर आ जाता है। दीपक सीमा को अपनी बुलेट पर बैठा करके बैंक लेकर के जा रहा था तो रास्ते में सीमा से कहता है कि हम तो आपसे मिलने आते हैं, लेकिन आप हमसे बात ही नहीं करती। होली के दिन आप हमसे बोली तक नहीं और पानी दे कर के फिर आप घर के अंदर चली गई। अगर हम इस लायक भी नहीं हैं कि आप हमसे बात करें तो फिर क्या सोच करके आपसे मिलने आए। जिस पर सीमा कहती है कि किसी को ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरा ही ना हो सके। दीपक इससे पहले कि सीमा से और कोई सवाल जवाब करे, सीमा कहती है कि गाड़ी रोकिए, बैंक आ गया। फिर दोनों बैंक में जाते हैं और वहाँ से पैसा निकाल करके जब सीमा बाहर आती है तो दीपक से कहती है कि चलिए किसी मोबाइल की दुकान पर मोबाइल दिखा लेते हैं, मेरी मोबाइल बहुत ख़राब हो रही है, 3-4 बार इसे बनवा चुकी, लेकिन 1-8 महीना चलने के बाद फिर यह ख़राब हो जाती है। फिर दीपक सीमा को लेकर के एक मोबाइल की दुकान पे जाता है, जहां मोबाइल बनवाने के बाद दीपक उसका पैसा देता है और इसके बाद दोनों फिर गाड़ी पर आकर के बैठते हैं। तो दीपक सीमा से कहता है कि चलिए कुछ खा लीजिए। सीमा कहती है कि नहीं, आप घर चलिए।
फिर इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दीपक सीमा की सास से कहता है कि मम्मी 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और उस जन्मदिन की पार्टी में आप लोगों को भी मेरे घर चलना होगा। तो सीमा की सास कहती हैं कि बेटा क्यों नहीं, अगर आप हम लोगों को बुलाएंगे तो हम लोग ज़रूर चलेंगे। तो दीपक कहता है कि ठीक है, आप लोग 4 दिन बाद तैयार रहिएगा और सुबह मैं 10 बजे आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। यह कहने के बाद दीपक वहां से घर चला जाता है। 4 दिन बाद दीपक का जब जन्मदिन आता है तो दीपक सुबह 10 बजे ही सीमा के घर आ जाता है और सीमा की सास को अपनी बुलेट पर बैठा करके अपने घर लेकर के चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सीमा दीपक की दादी का और दादा का पैर छूती है और सीमा की सास भी दीपक के दादी और दादा का पैर छूती हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और शाम को दीपक के जन्मदिन की पार्टी का धूम शुरू हो जाता है। दीपक केक काटने के बाद पहले वह अपनी दादी दादा को खिलाने के बाद फिर वह सीमा को खिलाता है और उसके बाद सीमा की सास को खिलाने के बाद फिर वह अपने और दोस्तों को केक खिलाता है। शाम को खाना खाने के बाद दीपक के सारे दोस्त सारे मेहमान चले जाते हैं तो सीमा दीपक के दादी और दादा और अपनी सास को इसके बाद वह खाना देती है। सब लोग खाना जब खा लेते हैं तो इसके बाद दीपक और सीमा साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। तो सीमा दीपक से कहती है कि जानते हैं आज मैं आपके साथ क्यों खाना खा रही हूँ। तो दीपक कहता है क्यों। तो सीमा कहती है कि इसलिए खा रही हूँ कि नहीं तो आज भी आप बिना खाना खाए सो जाएंगे। तो दीपक सीमा को गौर से देखने लगता है और कहता है कि चलिए कम से कम आपने हमारा इतना तो ख्याल रखा। इसके बाद दीपक सीमा को पूछ पूछ करके खाना खिलाता है। तो सीमा कहती है कि कितना खिला देंगे। तो दीपक कहता है कि बस थोड़ा सा और गाजर का हलवा खा लीजिए। तो सीमा कहती है कि आपने तो मुझे इतना खिला दिया जितना मैं पिछले कई वर्षों में नहीं खाई। खाना खाने के बाद सीमा अपनी सास के कमरे में सोने चली जाती है और दीपक अपने कमरे में सोने चला जाता है। दोनों आसपास के कमरे में सोए होते हैं लेकिन दीपक के ख्यालों में सीमा होती है और सीमा के ख्यालों में दीपक होता है। अगले दिन सुबह चाय पानी नाश्ता करने के बाद सीमा कहती है कि ले चलिए हम लोगों को घर छोड़ आइए। तो दीपक कहता है कि नहीं, खाना खा करके आप लोग जाइएगा। फिर खाना खाने के बाद दीपक सीमा और सीमा की सास को अपनी बुलेट पर बैठाता है और ले जा कर के उन्हें उनके घर छोड़ देता है। फिर वहाँ से वह उन्हें छोड़ने के बाद अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह अपने कमरे में सो रहा होता है लेकिन उसके ख्यालों में बस सीमा होती है। शाम को जब दीपक की दादी खाना बना रही थीं तो दीपक उनके पास पहुंच जाता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी अब आप खाना बनाती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दीपक की दादी कहती हैं कि तो क्यों नहीं शादी कर लेते अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो दीपक कहता है कि दादी लड़की भी देख लिया हूँ, बस आप हाँ कर दीजिए। तो दीपक की दादी कहती हैं कि जब देखूंगी तब तो हाँ करूंगी। तो दीपक कहता है कि दादी सीमा कैसी रहेगी। तो उसकी दादी कहती हैं कि वो सफ़ेद साड़ी वाली विधवा, उससे तुम्हारी कैसे शादी हो सकती है। तो दीपक कहता है कि दादी मुझे तो उसी से शादी करना है। तो दीपक की दादी कहती हैं कि तुम इस ज़माने को नहीं जानते, हमें वो लोग जीने नहीं देंगे। तो दीपक कहता है कि दादी कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे तो बस सीमा से ही शादी करना है। आखिर इसमें उसकी क्या गलती है, उसकी अभी उम्र क्या है, मुझसे 2 बरस छोटी है। तो दीपक की दादी दीपक से कहती हैं कि तुम सीमा से बात किए हो। तो दीपक कहता है नहीं दादी। फिर वह दीपक से कहती हैं कि तुम
यह कैसे कह सकते हो कि सीमा तुमसे शादी करेगी। फिर दीपक अपनी दादी से कहता है कि दादी आप सीमा और सीमा की मम्मी से बात कर लीजिए। यह कहकर दीपक अपनी दादी का पैर पकड़ लेता है। तो दीपक की दादी कहती हैं कि सीमा सुंदर तो है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मानेंगे क्या। तो दीपक कहता है कि दादी आप मम्मी पापा से भी बात कर लीजिए। दीपक की दादी कहती हैं कि चलो देखती हूँ। इसके 2 दिन बाद दीपक सीमा के लिए एक महंगी मोबाइल लेकर के आता है और अपनी दादी को देता है, और इसके 2 दिन बाद वह मुंबई चला जाता है। दीपक के मुंबई जाने के 1 सप्ताह के बाद दीपक की दादी सीमा के घर पहुंच जाती हैं। सीमा की जब सास और सीमा जब दीपक की दादी को देखती हैं तो वह बहुत खुश होती हैं। दीपक की दादी का सीमा आकर के पैर छूती है और सीमा की सास भी उनका पैर छू करके उन्हें बहुत सम्मान से घर में ले जा कर के बैठाती हैं। वहाँ बैठने के बाद दीपक की दादी जो मिठाई लाई होती हैं वह झोले से निकालती हैं और मोबाइल भी वह निकाल करके सीमा को देती हैं। सीमा जब मोबाइल देखती है तो दीपक की दादी से पूछती है कि दादी जी यह किसके लिए है। तो वह कहती हैं कि तुम्हारे लिए है, दीपक खरीद करके दे करके मुंबई गया है। फिर सीमा की सास सीमा से कहती हैं कि बेटा दादी से सिर्फ बात ही करोगी कि कुछ ला करके खिलाओगी पिलाओगी भी। यह सुनने के बाद सीमा किचन में चली जाती है और वहाँ चाय बनाने लगती है। इधर दीपक की दादी सीमा की सास से कहती हैं कि आपसे एक चीज़ मांगने आई हूँ, आप इनकार तो नहीं करेंगी। तो सीमा की सास कहती हैं कि आप कुछ हमसे मांगे और हम इनकार करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दीपक की दादी कहती हैं कि आप सीमा को हमें दे दीजिए, सीमा को हम अपना बहू बनाना चाहते हैं। दीपक के साथ सीमा की शादी करना चाहते हैं। यह सुनने के बाद सीमा की सास के आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती हैं कि आपने तो मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। फिर वह कहती हैं कि सीमा से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगी। तभी वहाँ सीमा चाय पानी लेकर के आ जाती है और चाय पानी पीने के बाद दीपक की दादी वहाँ से घर चली आती हैं। इसके अगले दिन सीमा की सास सीमा को अपने पास बैठा करके उससे पूछती हैं कि बेटा तुम्हें दीपक कैसा लगता है। तो सीमा कहती है कि मम्मी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो वह कहती हैं कि दीपक की दादी तुम्हारा हाथ मांगने आई थी, तुम्हारा दीपक से शादी करना चाहती हैं। यह सुनने के बाद सीमा अपनी सास से लिपट करके रोने लगती है और कहती है कि मम्मी मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद सीमा की सास सीमा को चुप कराते हुए कहती हैं कि पगली, कौन कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। कभी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और कभी तुम मेरे पास आ जाओगी। कहाँ हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वैसे भी दीपक बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। यह कहने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। शाम को सीमा की सास दीपक की दादी के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि अम्मा हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें दीपक बाबू के साथ सीमा की शादी की मुहूर्त निकलवा लीजिए। फिर दीपक की दादी अपनी बहू और बेटे को मुंबई से घर बुलाती हैं और 1 महीने के बाद दीपक के माता पिता सीमा को देखने गांव आ जाते हैं। सीमा को देखने के बाद दीपक के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और दीपक के साथ सीमा की शादी का हाँ कर देते हैं। फिर 16 नवंबर 2023 को दीपक के साथ सीमा की धूमधाम से शादी हो जाती है।
शादी के बाद सीमा की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके जीवन में खुशियों का बहार आ जाता है। दीपक सीमा को पाकर के बहुत खुश होता है। दोनों की ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।